हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे इकॉनमी सेक्शन। हमने अपने दो सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टू टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन। द नेक्स्ट टू टॉपिक्स विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, ये अक्टूबर 2023 की विजन के आईएएस की मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। तो गाइस, आज हम इसका पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमएस स्वामीनाथन जी। देखो, मनकुंबु शंभी सिवान स्वामीनाथन इनका फुल फॉर्म है, एमएस का स्वामीनाथन। पॉपुलरली इनको हम जानते हैं कि लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रह चुके हैं और इनकी रिसेंटली गाइस अभी डेथ हो गई थी। अब समझने की कोशिश करिए कि एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट फिगर हैं हमारे इंडियंस के लिए, वर्ल्ड लेवल पर भी। तो देखो, ये ना प्लांट जेनेटिस्ट रहे हुए हैं, ठीक है। इनको फादर एंड आर्किटेक्ट माना जाता है इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ये फार्मर साइंटिस्ट भी पुकारे जाते हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था, पहली बार मिला था, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव दैट प्राइज, ठीक है। 1987 में मिला और इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड करने के लिए मिला था। इन्हीं को मिला है आपके अवार्ड, आपके रेसिपेंट है आपके ये पद्म विभूषण, रामन मैगसेसे अवार्ड। अब आपके देखो पेपर में कैसे इंपॉर्टेंट है एम एस स्वामीनाथन जी। इनके कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपसे डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ले, कोई स्टेट एग्जाम पूछ ले कि कंट्रीब्यूशन बताओ एम एस स्वामीनाथन जी का। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ बड़े अच्छे से एक साइक्लिक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे कैसे इनका फायदा, मतलब किस किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है। तो पहला कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसको आपने देखा एच वाई वी सी सारा कुछ इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़वाया, ग्रीन रिवोल्यूशन को कैसे लीड करा। जिस समय हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फूड स्कार्सिटी थी, ये आए और कभी भी इन्होंने इंडिया में फूड स्कार्सिटी नहीं होने दी उस लेवल पर। सेल्फ सफिशेंसी इन्होंने सिखाया हमें। प्रोडक्शन का इकोसिस्टम कैसे, जेंडर इक्वलिटी को कैसे अचीव करना है, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स कैपेसिटी को कैसे इन्हांस करना है, ये सारे गाइस इनके बहुत बड़े योगदान हमारे देश के लिए रहे हैं। और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप ये मत सोचना खाली एग्रीकल्चर में ही इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका साइंटिफिकली भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको जानकर समझ आएगा कि कितना बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा गाइस योगदान रहा है जेनेटिक रिसर्च में, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने बहुत सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करे हैं, क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करा है जो हाई यील्डिंग नहीं होती थी, रेजिस्टेंट टू बहुत ज़्यादा पेस्ट एंड डिजीज़ होती थी, उस तरह को उनको कैसे डेवलप करा जेनेटिकली। नए तरह के क्रॉप वेराइटी को ढूंढा जो इंडिया के क्लाइमेट के लिए सूटेबल हो, एग्रीकल्चरल कंडीशंस के लिए बेहतर हो। राइस वेराइटी पे इन्होंने काम करा। तो ना सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में, याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अभी भी हमारे पास प्रपोज्ड है मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहाँ पर पेपर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेंट्रल जो इंडिया का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो याद रखना, कटक उड़ीसा के अंदर आपका, सॉरी कटक जो आपका है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो स्वामीनाथन जो इन्होंने वर्क किया है इंडिका जैपोनिका राइस पर, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव कैसे बनना है, शॉर्ट स्टेचर वैरायटी ऑफ राइस कैसे रिप्लेस करना है, लोकली जो अवेलेबल है टॉल एंड लो यील्डिंग वैरायटीज़ है उसको कैसे रिप्लेस करके एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाली बनानी है। इन्होंने ही ADT 27 एंड राशि टाइप्स को भी वैरायटीज़ को ढूंढा था, इनकी वजह से ही निकल के आई थी राइस की वैरायटी। अब आप पेपर में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो ना इस तरह के क्वेश्चन की ADT 27 राशि जो है ये क्या है, राइस वेराइटी है आपकी, ये ध्यान में रखना है। और अंडर हिज गाइडेंस ओनली हमने सेलिनिटी टॉलरेंस जीन्स भी, उसमें भी काम करा मैंग्रोव स्पीशीज के साथ, और वहाँ पर भी राइस की प्लांटेशन करी है। तो सोचो कितना बड़ा योगदान है। कहाँ तो हम सोच सकते हैं कि कभी भी सेलिनिटी वाले एरिया पे राइस कैसे ग्रोन हो रहा है, उसके लिए तो फ्रेश वाटर चाहिए, बट इन्होंने वो भी करके दिखाया। इन्होंने ही राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा कि फिर कैसे नॉन लॉजिंग प्लांट टाइप जो बासमती स्ट्रेन्स हैं वहाँ पे कैसे पूसा बासमती इन्होंने रिलीज कराया था। राइस वेराइटी के साथ साथ इन्होंने वीट वेराइटी पर भी बड़ा ध्यान दिया। इन्होंने क्या करा, अपना शिफ्ट किया फोकस राइस से वीट की ओर। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल जो लोकल वीट वेराइटीज़ होती थी वो बहुत टॉल, फील फ्लैट होती थी ग्राउंड पे, और जो उसके ईयर हेड्स होते थे वो हैवी ग्रेन्स होते थे उसके। कोई भी वेराइटी जो होती थी उसमें जीन ड्वार्फिंग, हाइट की प्रॉब्लम, और दूसरी रिड्यूसिंग इसकी यील्ड वील्ड इसकी बहुत कम हो जाती थी। तो जो न्यू मैक्सिकन वीट इन्होंने ड्वार्फ वेराइटी को निकाला, नॉरेन जीन्स के साथ काम करा, उन्होंने डेवलप किया था। नॉर्मन बॉरलॉग में अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ही आइडेंटिफाइड पोटेंशियल मैक्सिकन आपका इन्होंने निकाला वीट ड्वार्फ्स को, ठीक है। अब ना एक बार लॉग एडिशनल रिसर्च करी इन्होंने, सोनालिका, कल्याण सोना, पोटैटो हाइब्रिड करके इन्होंने फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट पोटैटो निकाले, उसका नाम था अलास्का फ्रॉस्टलेस।
तो आपको पता होना चाहिए गाइस। देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं, फैंसी वर्ड्स में आ जाएंगे, आप कुछ भी गलत गलत मार्क करके आ जाओगे, तो बी अवेयर अबाउट द सेम। उसके बाद पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग की बात भी कहते हैं कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा फार्मर्स को असिस्ट करा था लोकल लेवल पे जा जाके कि अडेप्ट करें वो इन वेराइटीज़ को। तो देखो साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा, अब इकोनॉमिक इकोलॉजी में क्या इनका राय है, तो इनको बोला ही जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एवर ग्रीन रिवोल्यूशन चलाई थी, मूवमेंट चलाई थी एग्रीकल्चर में, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया था। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, परपिचुइटी बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ाया, इकोलॉजी को बिना हार्म किए। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए भी और आज के लिए भी। तो यानी कि इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इन्होंने बरकरार रखा। इनकी जो अप्रोच होती थी ना, वो गैस बड़े सारे डिफरेंट ब्लेंड के साथ अप्रोचेस करते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन एग्रीकल्चर करना, इको एग्रीकल्चर करना तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इरेक्टिव करके करना, डू इकोलॉजी अप्रोच के साथ अपनाना। 4 Cs को इन्होंने अडॉप्ट किया, कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन, कमर्शलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन्होंने करा, कैसे हार्नियर्स करना है, ये सारी चीज़ें करी इन्होंने। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बहुत सारा काम किया इन्होंने। कई सारे ऐसे पॉलिसी मेकर लिए इन्होंने, पॉलिसी मेकर्स के साथ। देखो इनकी स्टडीज़ कह रहे हैं कि आज ये पेपर में आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा कि जो भी एम एस स्वामीनाथन जी के कंट्रीब्यूशन रहे हैं पॉलिसी को लेके, इंस्टीट्यूशनल या कई तरह के, आज वो कैसे रेलेवेंट है। तो देखो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर जो बनाया गया है, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर था। इसका मेजर रिकमेंडेशन था एमएसपी बनाओ, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा एवरेज वेटेड कॉस्ट जो है वो मिले प्रोडक्शन की फार्मर को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्हीं की देने गाइस। इन्होंने ही फॉर्मेशन किया था आपके कंजर्वेशन फार्मिंग का, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है, इन्होंने अपना इस फंड, इन्होंने जो इनको फंड मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज से, इन्होंने रिसर्च सेंटर वगैरह खोला चेन्नई में 1988 के अंदर। यूज दैट फंड ऑल्सो, है ना। तो ये याद रखना, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई में है। कब खोला गया? 1988 में। अब प्लांट की जो वैरायटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उस पर काम करा। फिर फूड सिक्योरिटी पे बड़ा ध्यान रहता था इनका। ये क्या कहते थे कि ना जेनेटिक गार्डन बनाओ बायो फोर्टिफाइड प्लांट्स का, प्लांट्स फार्मर्स के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि ये याद रखते हुए करो कि नीडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन जो है वो क्रॉप को मिले। तो बायो फोर्टिफाइड पे इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कम्युनिटी हंगर फाइटर्स जो होते हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को हल करने के साथ का समाधान किया। इन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहले ही आप ना शहरों को, जगहों को ड्रॉट कोड, फ्लड कोड, ये सब गुड वेदर कोड देना शुरू कर दो। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है कि भाई इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए, जैसे आपका नियर हैदराबाद है ये, या रोम के नज़दीक है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट रिसर्च जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ICRAF है, इसमें नैरोबी में है ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एग्रो। ये सारे इंस्टीट्यूशंस का याद रखो, ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, एग्रो फॉरेस्ट्री की रिसर्च नैरोबी में है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी का रोम में है ये। तो गाइज ये ध्यान रखो इंडिया में कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का, पतनचेरू हैदराबाद के नज़दीक है ये। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक वाला, ये हमारा नई दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, 5 ईयर के प्लान्स की बात रही तो 6 5 ईयर प्लान को 1980 से जो 1985 तक रहा, उसको पहली बार इसमें 2 चैप्टर्स डाले गए, वुमेन डेवलपमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। तो आप सोचो ये कैसे, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, कि इनका कितना बड़ा योगदान रहा था। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा कौन से प्लान में वुमेन एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे बात की गई है। तो याद रखना है 6 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से 85 तक रहा था। उसके बाद यूएन मिलेनियम प्रोजेक्ट है, इसको को चेयर किया था इन्होंने अर्ली 2005 में। इन्होंने क्लियर टारगेट्स बनाए थे कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल प्लान बनाए जाए जिससे पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, ये सब कुछ दूर हो। तो एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है कि उन्होंने कॉज ऑफ फार्मर्स पे चैंपियन किया है, साइंटिफिक इनोवेशंस करी हैं, है ना, ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया है, प्रॉस्पेरस करा है। जो इनका आइडिया, विजन रहा है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो एक पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है रेजिलियंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए। गाइस आइकर वाला टॉपिक विल डू इन दी, या वी कैन डू इन दिस ओनली। हाँ, सेकंड टॉपिक भी कर लेते हैं, थर्ड टॉपिक रहने देंगे अभी। अच्छा ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में समझो अब ये क्या है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है रिसेंटली ना इंटरनेशनल रिसर्च का कॉन्फ्रेंस हुआ था,
फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट जानने के लिए किया गया था, टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम। और इसको होस्ट किसने किया था? आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ये किया गया था। देखो इसमें आईकार है क्या? देखो इंडिया में है, ये इंडिया के अंदर दिल्ली में है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडिया का पार्ट है, न्यू दिल्ली का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, 1929 में स्टैब्लिश किया गया था। एपेक्स बॉडी है रिसर्च एंड एजुकेशन करना एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। अब आईकार का हमारे एग्री फूड सिस्टम को बेटर और रेजिलिएंट करने के लिए आईकार काम क्या क्या करता है? सबसे पहला काम करता है क्रॉप वेराइटी पे, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन को पायनियर करने के लिए न्यू हाइब्रिड वेराइटीज बनाई थी हमने। तो राइस वेराइटी भी थी, जया फर्स्ट राइस था हमारा, रिलीज किया गया था इंडिया में, स्वर्णा। अब ये सब चीजें आपके पेपर में, यू आर एक्सपेक्टिंग दीज क्वेश्चंस कि आ सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बासमती राइस कौन सा है? पूसा बासमती राइस है। व्हीट वेराइटी कौन सी है? एच डी डब्ल्यू डब्ल्यू। फ्रूट वेराइटी में आम्रपाली, पोमोग्रेनेट, भगवा, ये सारे के सारे गाइस आपके वेराइटीज को करके इन्होंने करा गया है, और इस पे काम क्रॉप वेराइटी पे काफी हुआ है। सीड प्रोग्राम चलाए गए हैं। सीड प्रोग्राम में सेफ्टी डुप्लीकेसी को बचाने के लिए जिनोमिक्स का इस्तेमाल करा गया। नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली में है, सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड का। इसमें 450 से भी ज़्यादा इंडिजिनियस और एक्सोटिक एक्सेशन है आपके क्रॉप स्पीशीज का। लार्ज क्रिप्टो प्रिजर्वेशन बैंक है ये। आईकार ने ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग करी है। फ्राइस में, टोमेटो में, पोटैटो में, व्हीट में इंडिपेंडेंट बनाया है हमें। जूट, मैंगो, फिशेस के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमें सिखाई है, जिसका हम वेस्ट रिसाइकल कैसे करें, कैसे क्लाइमेट रिजिलियंस और रिस्क मिनिमाइजेशन करें, हम कैसे एक एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप करें, एग्री हॉर्टी, एग्री सिल्वी, ये सारी बातों के लिए। इंडिजिनियस ब्रीड को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव कैसे करें हम पोल्ट्री फार्मिंग को, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से समझना है हमें, वैक्सीन कैसे बनानी है, डायग्नोस्टिक कैसे हमें डेवलप करना है बाय आईकार, इस पे काम हुआ। एनिमल डिजीज जैसे रिंडर पेस्ट है, ये तो देखो ये पेपर में आ सकता है आपको कि ये रिंडर पेस्ट क्या है, तो याद रखो एनिमल डिजीज थी। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस है, सारी की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए आईकार क्या करता है? हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग करवाता है हमें कि आपको ऐसी फार्मिंग करनी है जो क्लाइमेट स्मार्ट हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी पॉन्ड्स, क्लाइमेट रिजिलियंट, ये सब पे काम करा गया। आईकार ने क्रॉप बायो फोर्टिफिकेशन को लेते हुए टैकल करने का कोशिश किया। माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति कुपोषित ना रहे, उसके लिए बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बनाई गई हैं, जिसमें सोलापुर लाल, फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वेराइटी, जो अनार की पहली वेराइटी आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। याद रखो दोनों टॉपिक्स में बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, किसी कॉपी पेज में लिख लो इन चीज़ों को, पेपर में बहुत काम आने वाली है। सोलापुर पहला लाल जो था आपका पहला अनार है जो बायो फोर्टिफाइड था। ग्राउंडनट, गिरनार 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड, ये सारे के सारे बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं। पहला क्वालिटी है ये पूसा 00 जो इंडियन मस्टर्ड वैरायटी क्वालिटी कैनोला को दिया गया है। पूसा डिकम्पोजर इन्होंने क्रिएट करा। इंडिया में पहली क्लोन बफेलो आई, वर्ल्ड में प्रथम नाम था उसका। वर्ल्ड का पहला इन विट्रो फर्टिलाइज बफेलो काफ पैदा किया। तो याद रखो इन बातों को। ब्लू रिवोल्यूशन किया गया, यानी कि प्रमोट किया गया केज कल्चर की, लो डेंसिटी पर, वो वॉल्यूम पर फिश फार्मिंग सिस्टम को कैसे रेस करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहेंस करना है। तो यार आपका आईकार ही है जिसने इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स बनाया ताकि कोस्टल इकोसिस्टम को मॉनिटर किया जा सके, बायो फेंस चेक करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके कि कहीं ना कहीं कोई ओशन पोल्यूशन इफेक्ट तो नहीं डाल रहा, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो कोई आइडेंटिफाई हो गई हो तो उसको चेक करना, उसको दूर करना। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना कि मिलेट मिल जो है आपका ड्रोन रिमोट सेंसिंग क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं और का काम कौन करता है? आईकार करता है। इम्पैक्ट एरियाज इसके सारे आपके आते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ, पॉवर्टी को दूर करना, लाइवलीहुड्स को बचाना, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट रिजिलिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये सब काम गाइस ये करता है। और एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये 1971 में आई थी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डोनर है, सपोर्ट करती है 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स को, गवर्नमेंट्स के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ, प्राइवेट बिजनेस के साथ ये कोलैबोरेट करके काम करती है। ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर के लिए। और इसके 5 इम्पैक्ट एरियाज हैं, दीज आर द 5 इम्पैक्ट एरियाज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, तो आईकार को अच्छे से रिवाइज कर लो कि इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ मैंने आपको बताई हैं। श्योर देखो ये ज़रूर अच्छे से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ही फैंसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं और हम गलत कराते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन फैक्चुअल डेटास को ज़रूर बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो आपके दूसरे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।